Yeah, hello. Okay, I'll start with the lecture now. Okay, लास्ट टाइम हम लोग थे डेंगू पे. ओके, तो डेंगू में क्या होता है, जो ये जो एडियस इजिप्टी नाम का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये पहले इन्फेक्ट करता है मॉस्किटोज को, फिर मॉस्किटोज इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को. जब वो ह्यूमन बींग्स के अंदर चले जाते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं डेन 1 डेन 2. ओके, और फिर हमें होता है डेंगू. ये हमने देखा था लास्ट टाइम. ओके, नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट. उसके पहले हम एक बार पढ़ते हैं, डू यू नो मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलस की वजह से. वाइल एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस यू नो दिस वर्ड? ओके, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिसीज. ये भी होता है फीमेल एडियस एंड क्यूलेक्स एनोफिलेक्स की वजह से, जो क्लीन वाटर में ग्रो करते हैं, और क्यूलेक्स डर्टी वाटर में या सोवेज वाटर में ग्रो करते हैं. मलेरिया ये दोनों फीमेल मॉस्किटोज की वजह से होता है. उन्होंने मॉस्किटोज और नहीं खाया. ओके, समझ में आया? मलेरिया के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ये डू यू नो को जरा टिक मार्क करके रखो. नो. ओके, वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट. दिस इज नाउ स्वाइन फ्लू. इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू अकर थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमंस. स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन है, ये मोस्टली स्प्रेड अप होता है स्वाइन की वजह से, और फीमेल पिग्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द स्वेट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. जो जिसको भी स्वाइन फ्लू हुआ है, अगर उसको स्वेट आ गया और किसी नॉर्मल पर्सन के आसपास उसने वो स्वेट के कांटेक्ट में आया, तो उसको स्वाइन फ्लू हो सकता है. Similarly, it is spread through the secretion of nose, throat and saliva. सलाइवा, नोज एंड थ्रोट के जितने सिक्रीशंस होते हैं, उनमें से भी स्वाइन फ्लू स्प्रेड होता है. ओके, स्वाइन फ्लू के बारे में ज्यादा बिल्कुल भी ज्यादा क्वेश्चन दिया है, ये जनरल नॉलेज दिया है, बस इसको याद रखना है. ठीक है, होता क्या है स्वाइन फ्लू में? बेसिकली व्हाट आर द सिम्टम्स? ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, सोर थ्रोट होगा, और बहुत ज्यादा बॉडी पेन होगा. ओके, नाउ डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, इस पे भी क्वेश्चन आता है. अभी जो भी थ्रोड का लिक्विड होता है, वो पेशेंट का पहले लेबोरेटरी में लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं फॉर स्वाइन फ्लू. जैसे कोरोना वायरस के लिए हम नेजल स्वैब टेस्ट करते हैं, पहले स्वाइन फ्लू के लिए थ्रोट में से सैंपल लेते थे, आ करके निकालते थे सैंपल. ओके, डायग्नोसिस फैसिलिटी आर अवेलेबल एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड आईवी. व्हाट इज वायरोलॉजी? टीचर नर्व्स का. रॉन्ग. टीचर आईज. रॉन्ग. The study of virus. Yes, correct. वायरस. Which is situated at Pune. Okay, and National Institute of Communicable Diseases, that is NICD, which is situated at Delhi. सिर्फ यहाँ पे उनके रिसर्चेस होते रहते हैं. ओके, फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009. 2009 में जो मैक्सिको में रहने वाली एक औरत थी, जो कुक थी, उससे स्वाइन फ्लू स्प्रेड हुआ. ओके, क्योंकि वहां पे स्वाइन का मटन बनाते हैं, तो किसी स्वाइन को इन्फेक्शन हो गया. एक कुक थी जिसने सही से मतलब whoever are the cooks, they must use the gloves and they should use the cleanness while कुकिंग. बट उसने फॉलो नहीं किया था, तो इन्फेक्टेड हो गई थी एक स्वाइन. उसका ये सब बनाते वक्त उसको खुद को इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसके बॉडी के अंदर चला गया, और फिर उस फीमेल की वजह से बहुत लोगों को स्वाइन फ्लू स्प्रेड हुआ. ठीक है, स्वाइन फ्लू का वायरस, द वायरस नेम इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, H1N1 वायरस. ये सवाल पूछते हैं, H1N1 के आगे स्वाइन फ्लू लिख के रखो. पर्सन हु कम इन कॉन्टेक्ट विद द पिग कैन कॉन्ट्रैक्ट विद डिसीज. जो भी पिग के आसपास होंगे, अगर वो इन्फेक्टेड होंगे तो फिर स्वाइन फ्लू हो सकता है. ओके, स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं दिया है, इतना सा ही दिया है. समझा? स्वाइन फ्लू हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, राइट? Yes, miss. 2009 में आया था फर्स्ट केस. Now next, very important, very serious, non-recoverable disease, AIDS. AIDS का फुल फॉर्म याद रखो. नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क दिस.
एड्स का फुल फॉर्म है acquired Teacher, acquired immunodeficiency immunodeficiency syndrome. syndrome. Okay, समझा? I'll Yes, teacher. ask this question to each and everyone in next lecture. Yes, miss. समझा? This is very 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 dangerous disease. Miss, can you repeat one time? No, I had just read out that full form, nothing much. I am just starting that AIDS ka explanation. Okay. Okay, now. So, AIDS is a very dangerous disease that I had told. It is non-recoverable disease क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस में एड्स के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बना है. ओके, अब तक तो नहीं बना है. देन चाइना और यूएसए के बाद इंडिया इज ऑन थर्ड रैंक फॉर एड्स. Yes. Approximately Yes, teacher. 2.1 million people are infected because infected by this AIDS. They are the AIDS people. Teacher, AIDS से मर ही जाते हैं. I am telling Krishna, just relax. I'll explain everything. After my completion, you ask the question, okay? Okay. So approx 2.1 million people are infected by these diseases. Okay. So ये है डिसीज का नाम. इसमें क्या होता है, तुम लोग जब मेडिकल साइंस पढ़ोगे, अगर तुम लोगों ने मेडिकल साइंस लिया तो कोई डॉक्टर बनेगा, फार्मासिस्ट बनेगा, और एनी पैरामेडिकल फील्ड, नर्स और लैब में काम करने वाले लोग, इफ यू विल गो इन दैट लिंक, वो लाइन के करियर अगर तुम करोगे तो तुम लोगों को आएगा इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स. उस इम्यूनिटी में होता है एक अक्वायर्ड टाइप्स. अक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हर ह्यूमन बीइंग के पास होती है. इम्यूनिटी अलग अलग तरह की होती है हर बंदे के पास, ठीक है. उसमें से एक होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी. जब हमें ये वायरस HIV नाम का वायरस इन्फेक्ट करता है, तब हमारी वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है. समझा? वो इम्यूनिटी कम हो जाने के बाद आप कहलाते हैं कि आपको एड्स हुआ है या फिर आप HIV पेशेंट हो. कभी गलती से चैनल तुम लोगों के टीवी में DD नेशनल, दूरदर्शन, ऐसे कोई चैनल अगर तुम लोग लगाओगे तो भारत सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत क्या कहते हैं, जन जागृति की है. गॉट इट? यू शुड ऑलवेज बी specific, this is just a general thing, okay? Just you should very careful for your health. This is the main thing I want to tell. Okay, so this disease is caused by HIV, that is human immunodeficiency virus. इसका भी full form तुम लोगों को मैं पूछूंगी. In this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. ये जो acquired immunity होती है ना, ये drastically कम हो जाती है क्योंकि ये वायरस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर के जो भी सोल्जर्स होते हैं, जो हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है. सपोज किसी की एकदम स्ट्रांग इम्यूनिटी है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सेल्स है जो इन अ फॉर्म ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स समझते हैं ना सबको? हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो काम करते हैं, दे आर द सोल्जर्स. मीन्स व्हाट? दे विल किल और दे विल द एनिमीज. जो भी एनिमीज है उनको वो मारते हैं या फिर उनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्री के अंदर उनको एंट्री नहीं देते. एनिमी मतलब जो भी सोल्जर्स उसको बोलते हैं, सैनिक. हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ गया, अभी भी तुम लोग सांस ले रहे हो, यू आर ब्रीदिंग, राइट? लेकिन क्या हर कोई ऐसा सांस ले रहा है? वो एयर में से भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, राइट? तो हम सबके पास उतने सोल्जर्स है या फिर हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग है कि जो भी हमारे बॉडी को हार्म करने वाले हैं उनको वो मार डाले. गॉट इट? और डायरेक्टली वो जो उनका शव है, जो भी उनकी डेथ बॉडी है, उनको फीटस से बाहर निकाल दे.
समझा? अगर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे तो हमारे सेल्स को मारेंगे, वो मरने के बाद भी टॉक्सिक बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारे बॉडी में से थ्रू द वो जो होते हैं, दूसरे दिन वो चुपचाप से निकल जाए हमारे बॉडी के अंदर अंदर से, राइट? अदरवाइज वो टॉक्सिक बन जाएंगे। तो जब ये HIV वायरस हमारे अंदर जाता है ना, तो वो तो हमारे सोल्जर्स उसको मारते नहीं है, वो हमारे सोल्जर्स को मारता है। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे HIV वायरस फैल जाएंगे बॉडी के अंदर। अभी तुम लोगों के बॉडी में सोल्जर्स ही नहीं रहे, HIV वायरस बढ़ गया, वो वायरस हेल्दी सेल्स को तो मार ही रहा है, बट जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ई कोलाई है या फिर ये बाकी के जो वायरस है, वो भी आसानी से अंदर आ जाएंगे ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इट इज जस्ट लाइक तुम लोगों के हमारे इंडियन टेरिटरी के इधर, नॉट टेरिटरी सॉरी, बॉर्डर के इधर हमारे सोल्जर्स थे। ये HIV नाम का कोई सपोज ऐसा एक ये है एनिमी है जो हमारे वायरस को मार रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे HIV वायरस तो आएंगे ही, बट जो बाकी के भी है, बाकी के भी दुश्मन है, वो भी आ जाएंगे। हो गया कंट्री का सत्यानाश। सेम बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है, वो वायरस आके सारे लिविंग सेल्स को भी मारते हैं और सोल्जर को भी मारते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल मतलब किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो, HIV के लोगों को ना हर तरह का इन्फ्लामेशन होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में सोल्जर्स ही नहीं है। समझा? समझ में आ रहा है? Yes, miss. इसीलिए Yes, कहते miss. हैं कि उनकी Yes, इम्यूनिटी miss. काफी वीक है, उनकी बॉडी बहुत ससेप्टिबल हो गई है, कोई भी इन्फेक्शन उनको जल्दी हो जाता है। समझा? Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without test in medical laboratories. ये डिसीज होने के बाद समझना भी मुश्किल है कि बाबा हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी कोरोना का देखो कितने आसानी से टेस्ट हो जाता है, वो कॉटन का बॉल नाक में डालो, बस वो डायरेक्टली तुम लोगों को विद इन 24 आवर्स बता देते हैं कि बाबा कोरोना है। डायग्नोसिस समझ में आया है कि डिसीज है कि नहीं है। एड्स का डायग्नोसिस होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ELISA, ELISA, ELISA is a test which is used for a proper diagnosis of AIDS. ये नाम आता है, हाँ, ELISA का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। एड्स से कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। देखो इसका डायग्नोसिस मुश्किल है, फिर इसका रिकवरी तो कभी होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को एड्स हो गया तो वो बंदा जल्दी मर जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। एड्स का अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया है ना, तो फिर हमारे मेडिकल साइंस में ऐसी ऐसी दवाइयां है जो एड्स को रिकवर नहीं करेगी, HIV को कंप्लीट मार नहीं देगी, लेकिन उनका जो बॉडी के अंदर अमाउंट है वो कम कर देगी। एड्स हुआ हुआ बंदा 50 साल तक 60 साल तक जी सकता है। हाँ, बाद में उसको कोई डिसीज होकर वो मर गया तो बात अलग है, लेकिन सोचो एक जिंदगी का सवाल होता है ना, अगर किसी को कोई सीरियस डिसीज हो गया तो, कभी ये घर पे भी किसी को कोई ऐसा सीरियस डिसीज हो गया तो घर वालों को कभी भी उसको छोड़ने मत देना। उसको डिसीज हुआ है, वो कुछ तो रीजंस की वजह से हो गया होगा, बट उसको सपोर्ट करना हमारा काम है, उसको रिकवर करना हमारा काम है। नाउ आई जस्ट टेल यू वन एग्जाम्पल, इट इज जस्ट मेंटालिटी। तुम लोग अपनी मेंटालिटी सही करो, और कोई गलत बोल रहा है तो आप उसको डांट के सही करो। जस्ट फॉर दैट आई एम टेलिंग यू। अभी मेरे घर में भी मेरे जो कजिन अंकल है उनको रेक्टम का कैंसर हो गया था, और हमें अचानक से पता चला कि ओ गॉड ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। एवरीवन वाज वेरी इन अ फियर, कंडीशन घर में बहुत खराब थी। बट सिंस आई एम द ओनली जिसको पता है कि थोड़ा मेडिकल साइंस क्या है, तो बहुत पूछताछ की, बहुत पैसे खर्च हुए, एंड नाउ ही इज रिकवर, मतलब ऑपरेशन करके रेक्टम रेक्टम का पार्ट निकाल दिया, और फिर बाद में उनको वहां पे अलग एक अपैरेटस डाला, एक कैथेटर की तरह। नाउ कैंसर का पार्ट चला गया है, और नाउ हिज बॉडी इज कम्प्लीटली ओके। अभी रोज योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ सही से खा रहे हैं, वगैरह वगैरह। आई मीन टू से, जब भी किसी को कोई सीरियस डिसीज होता है, कोई भी छाती ठोक के नहीं बोल सकता कि मुझे कोई डिसीज नहीं हो सकता, राइट? सब अ, कोई ऐसे होता है ना, हेल्थ, बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अरे क्या सिर्फ सलाद ही खा रहा है, या फिर क्या सिर्फ केला ही खा रहा है, एप्पल ही खा रहा है, ऐसा क्या फ्रूट्स ही खा रहा है।
कभी ये खाते वैसा ऐसा। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो तुम लोग भी हेल्थ कॉन्शियस बनो, अपने हेल्थ की केयर करो, रोज योगा एक्सरसाइज करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी कुछ हो गया तो आयुर्वेद पे विश्वास करो। हमारा प्राचीन जो विज्ञान है वो इस आधुनिक इस मॉडर्न साइंस से बहुत रिच है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दिस एवरीथिंग यू ईट इन योर होम, एवरीथिंग, हल्दी, अदरक, तुलसी, एवरीथिंग, हर मसाले भी, इलायची एंड काजू बादाम अखरोट, जितने भी हमारे इंडियन मसाले हैं ना, दे आर नॉट एक्चुअली द स्पाइसेस, दे आर एक्चुअली द मेडिसिन्स। दिस सोप विच एवर यू ईट आफ्टर योर लंच डिनर होने के बाद थोड़ा तीखा लगता है मुंह में तो हम सोप खाते हैं। सोप भी बहुत बड़ी औषधि है। ओके, हमें लगता है कि हमारा इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। अरे इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? पहले के जमाने में सब लोग हर तरह का ग्रेन खाते थे। कितने लोगों को पता है रे कि रागी में क्या गुण है, मकई में क्या गुण है, सब कुछ। वो आजकल जो अभी अभी तो हमारा सोसाइटी में थोड़ा सा ये हो रहा है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। बाहर के लोगों को हल्दी पता भी नहीं था। यूएसए, यूरोप एंड वन अनदर कंट्री विच इज बिसाइड यूएसए, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, उनको बासमती राइस पता ही नहीं था। और बासमती राइस में कितने गुण होते हैं ये सिर्फ इंडियन लोगों को पता है। हल्दी में कितने गुण होते हैं पता नहीं, वो उनको कभी पता नहीं था, सिर्फ हमें पता है। हमें पता है अश्वगंधा कितनी जरूरी है, हमें पता है मुलेठी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो रामदेव बाबा पागल नहीं है, हर वनस्पति का उसने टैबलेट निकाला है। करेले का जूस मत पियो लेकिन करेले का टैबलेट खाओ, ऐसा वो बोलता है। इवन माई सेल्फ, मैं रोज शतावरी का चूर्ण खाती हूँ, जस्ट क्योंकि हमारी जो फीमेल की बॉडी होती है ना वो मेल बॉडी से अलग होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। एटलीस्ट 7 दिन में 4 बार तो खाती ही हूँ पक्का। फॉर मेल ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड कि अश्वगंधा, शतावरी एंड स्वीट मुलेठी, इसका चूर्ण रोज खाना चाहिए। आपको कोई डिसीज कभी नहीं होगा। 7 दिन में 4 बार या 3 बार एक्सरसाइज रोज करना ही चाहिए। ओके, सो मैं कह रही थी हल्दी और बासमती, उन लोगों ने वहां पर हमारे बासमती और हल्दी लेकर गए और उन्होंने हल्दी पे वहां पेटेंट लगाया है। सोचो, यू नो द मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट नो मालूम है मिस। क्या किसी को? ठीक है, अभी तुम लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता है, तुम जब आगे जाओगे तब पता चलेगा। पेटेंट, अरे वो करोड़ों, 10 करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं हल्दी का उत्पादन करके। जो हल्दी हमारे घर पे आसानी से दिखती है ना, उस पे उन्होंने करोड़ों करोड़ों कमाए हैं। हमारा साइंस, हमारा आयुर्वेद दुनिया का सबसे रिच रिच हेल्थ साइंस का क्या बोलते हैं, एक सिस्टम है। एज पर आयुर्वेदिक इफ यू गो ना, आपको क्या मतलब किसी को कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन हम फॉलो करते क्या? हम करेला भी खाते क्या कभी अच्छे से? हमको पसंद ही नहीं है, कड़वा है, क्यों खाए? 7 दिन में 1 बार करेला खाना रिकमेंडेड है एज पर आयुर्वेदिक बुक्स। हमें खाते ही नहीं। इंडिया इज ग्रेट कंट्री, यहाँ पे जो भी उगता है सब कुछ ग्रेट है। ये तो पता है ना कि इंडिया के पास 7 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के किसी के पास भी नहीं है? पता है क्या? एनीवन कैन टेल एटलीस्ट टू टू थ्री? चलो एक मैं बोल देती हूँ, ताजमहल। सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। एनीथिंग? टीचर, आयुर्वेद। आयुर्वेदा एंड, एक्चुअली आयुर्वेदा हमारी सिस्टम है तो वो उन 7 चीजों में नहीं आती, बाकी के पास भी है अलग अलग सिस्टम। योगा इज द वन ऑफ द रिचेस्ट थिंग विच वी हैव। योगा है सेकंड पे। थर्ड है हमारे इंडियन स्पाइसेस, इलायची, ये जो पुलाव करते वक्त डालते हो ना तुम लोग, सब कुछ, तमाल पत्र, दैट जायफल वगैरह, दैट ईच हाँ एंड एवरी जी। स्पाइसेस जो तुम लोग यूज करते हो तुम लोग खाने में, ये सिर्फ इंडियन के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी लोग तो अभी एक ही चीज चुरा रहे हैं हम लोगों से। ओके,
सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, टेक योर हेल्थ वेरी सीरियसली। हमारे घर के बड़े बूढ़ों का भी प्लीज उनके हेल्थ का ख्याल करो। अभी तुम लोग जवान हो रहे हो, खुद के ही हेल्थ के साथ साथ उनके हेल्थ का भी केयर करो। और एंटरटेनमेंट के लिए अभी 8 अगस्त तक ओलंपिक्स देखो। ओके, एटलीस्ट उनका फिटनेस देखकर तुम लोगों को लगेगा कि मुझे फिट बनना है। आज पता है ना, आज इंडिया को सिल्वर मेडल मिला, पता है ना? वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में हमें सिल्वर मेडल मिला, पता है क्या? यस मिस। ओके ओके, ग्रेट न्यूज़ देखो जरा। ओके चलो, मिस मैं ये क्रिकेट के बिना और कोई गेम देखती ही नहीं। क्रिकेट, इट इज क्रिकेट जस्ट क्रिकेट देखो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट आई फील ना, इंडिया के पास बहुत अलग अलग खेल के लिए भी सब प्लेयर्स है। ओलंपिक में देखो रे, तुम लोग को दिखाई देगा कि कितने लोग फिट है, और इंडिया में तो गवर्नमेंट प्लेयर्स को सपोर्ट ही नहीं करता, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं देता। चलो हम कहाँ से कहाँ चले गए। चलो, एड्स में इतना ही है, इम्यूनिटी वीक होता है, पर्सन ससेप्टेबल होता है, और फिर उसको मतलब वो बंदा जी सकता है, लेकिन हमारे पास कंफर्म्ड ऐसा मेडिसिन नहीं है जो बोल सके कि एचआईवी कम्प्लीटली बॉडी से चला गया या मर गया। ओके, बेसिकली इट इज वेरी, बहुत ताकतवर है ये वायरस। हम लोग आज तक उसको कम्प्लीटली मार नहीं पाए। कम करते हैं लेकिन मार नहीं सकते। ओके, HIV डज नॉट अकर ड्यू टू टचिंग एंड शेयरिंग ऑफ द फूड विद द HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट। HIV पेशेंट को कोई नर्सिंग कर रहा है, मतलब वो तो खाना वाना दे रहा है या फिर एनीथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कोई कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है उसको टाइम पे, या फिर HIV पर्सन से आप फूड शेयर करोगे, टच करोगे, तो HIV स्प्रेड नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आवर बिहेवियर विद द HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी वेरी नॉर्मल। जैसे वो है वैसे ही तुम लोगों को उससे नॉर्मली पेश आना चाहिए। एड्स एड्स प्रतिबंध दिन कब आता है, पता है क्या किसी को साल में? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स का प्रतिबंध दिन, मतलब एड्स रोको। और अभी, पहले तो इंडिया 3rd पे था, मतलब अभी भी हमारा रैंक कुछ ये नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ द पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं इंडिया में, बहुत कम। लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन का रेट कम हो गया है। ओके, HIV वाज रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पीशीज ऑफ मंकीज अकॉर्डिंग। ये ना सबसे पहले एक्चुअली मंकीज के इसमें हुआ था, लेकिन बाद में वो दूसरे लोगों में, ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट करने लग गया। ओके चलो, अभी ये हो गया नॉर्मल सम इन्फेक्शंस। वी आर जस्ट गोइंग नेक्स्ट, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। ओके, Yes. which measures are taken at your home to control the rats? घर में चूहे होते हैं, Yes, teacher. कुछ कंट्रोलिंग मेजर्स, कुछ नो टीचर, माउस है मेरे घर में। एनी कंट्रोलिंग मेजर आई एम आस्किंग, उसको पकड़ने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ। टीचर माउस Mouse traps. माउस ट्रैपर, वेरी Yes. मैं भी पर वो यही बोलूंगी अगर मुझे पकड़ कोई। में आता ही नहीं। इट इज जस्ट लाइक यू हैव टू जस्ट शक्कर, और हमारा जो हमारे रोटी का टुकड़ा, उसके अंदर शक्कर डाल के उसको फोल्ड करके लटका दो 2-3 दिन में वो माउस आ जाता है उस ट्रैप में। ओके, या व्हाई इट इज नेसेसरी टू केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग, कैट्स एंड बर्ड्स? व्हाई? बिकॉज एक तो ये सराउंडिंग में खुले घूमते हैं, उनको कपड़े नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। जिनके बॉडी के ऊपर फर होते हैं स्पेशली, उनके इस पे एक, उनके बॉडी के ऊपर कचरा भी होता है एक तो, सेकंड थिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ट्रैप होते हैं, मतलब वो घर करते हैं उनके फर्स में। जैसे हमारे Yes. यस बालों टीचर। में ये होता है, जुए होते हैं। वाई? बिकॉज हमारे बिकॉज ऑफ द हेड, वो जंगल की जैसा लगता है ना उनको। दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे, उनको नहीं मालूम कि ये बाल है, उनको लगता है कि ये जंगल है, तो वो रहते हैं, खाते हैं, जो काटना है काटते हैं।
हमें इरिटेट होता है फिर। नॉर्मली वैसे ही वर्म्स या फिर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि वो बॉडी है किसी बर्ड की, सॉरी किसी डोमेस्टिक एनिमल की, मतलब डॉग की या कैट की। उनको अच्छा लगता है तो वो वहीं पे रहते हैं, बट दे आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। Yes. अगर घर पे भी देखो, पहले तो कुत्ते बिल्ली पालने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उस पे भी रोक लगा दी कि आप घर पे कोई भी एनिमल नहीं पेट में एज अ पेट रख सकते। अगर आप रख रहे हो तो फिर आई थिंक था कुछ कि कुछ एग्रीमेंट बनाना पड़ता है या कुछ तो था ऐसा। Yes, इवन miss, we have pet. हाँ, बट उसका कुछ तो है, उसका Yes, आपको register करना पड़ता है उसका. यस रजिस्ट्रेशन है। इवन आपको उसका स्पेसिफिक फूड भी रखना पड़ता है। Yes. जो आप खा रहे हैं वो आप उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। ओके, सो मतलब अगर आप उसके पास हो, उसके साथ खेल रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग। ऑफ कोर्स इतना तो होना ही चाहिए हर ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन अगर आप उसको टच कर रहे हैं या फिर आप उसके साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं तो यू शुड कम्प्लीटली टेक अ बाथ, और यूजुअली आपको हैंड्स को वॉश करना चाहिए। एम आई राइट सृष्टि? Yes, miss. यस। यस जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, आई रिमेम्बर, तब गवर्नमेंट के इतने स्ट्रिक्ट, तब गवर्नमेंट का रूल इम्प्लीमेंट हुआ था उन दिनों में कुछ। नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड ना? कितने साल के हो तुम अभी? टीचर अभी 14। Yes. 14 मतलब 11 साल पहले की बात है। दैट टाइम मेरी एक दोस्त थी, उसने उसके घर पे टॉर्टोइज रखा था, एक टब Yes. के अंदर टॉर्टोइज रखा था। Yes, एंड miss. शी एंड इट इज जस्ट लाइक उसको हेड और 4 पैर, तो उसको उसका जो ये है, मतलब ऊपर का क्या कहते हैं, उसकी जो पीठ है, तो 5 छेद हुए ना उसको। वो हमेशा कहती थी कि टच दैट, मतलब वो उस पीठ के उस जगह को टच करने को बोलती थी और ऐसे यू यू करती थी, तो वो अपना हेड अंदर लेता था या अपने पाव Yes, I अंदर have लेता था। feel. मिस हमारे यस घर में भी था. यस। तो तब मतलब 11 साल पहले, 10 11 12 साल पहले फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गया इसके पेट रखने के लिए भी। इट इज जस्ट टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। ओके। मिस मुझे ना कुत्ता पालना बहुत पसंद है। तू योशिता, तू वेटरनरी डॉक्टर बन जा, मैं बोल रही हूँ तुझे। बहुत स्कोप है, सच में बहुत स्कोप है। जो मुझे भी बहुत पसंद है डॉग, मुझे बहुत और पसंद पालना है। भी पसंद है। ओके ओके फाइन। क्यों हम लोग इस पे कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन्स, प्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ? यस, रिलेशन तो है, भले ही सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग है, लेकिन द वे ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, द वे ऑफ इन्फेक्शन विच विल कॉज द डिसीजेस, वो सेम है। ओके। Yes. What are the effects of rat cockroaches on human health? Whatever the toxin uh, which is what you can say, the toxin which are made by this rat cockroaches, anything, they spread the microorganisms in more number, so human health के लिए वो बहुत ही खराब है। ओके इसीलिए हम लोग कभी कॉकरोच होता है तो पेस्ट कंट्रोल करवाते हो ना घर पे। यस मिस। इवन वो अलग अलग तरह के एडवर्टाइज भी आते हैं, क्या खतरा है, किसका खतरा है, कॉकरोच का खतरा है। कभी अंदर बाहर कहीं पे Yes. भी हो ना, तो हम लोगों को उसको मारना पड़ता है, क्योंकि कॉकरोचेस आर, तुम लोगों को अजीब लगेगा सुनने के लिए, लेकिन कॉकरोचेस आर वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल टू स्टडी। लेकिन वो इन्फेक्शन करता है तो वो खराब है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ओके, सिंपल वे, सिंपलिसिटी से अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो इन्फेक्शन होता है हमें इन सब चीजों की वजह से, इन सब एनिमल्स की वजह से, तो हमें अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं डिसीजेस की तरफ। फर्स्ट डिसीज इज रेबीज। रेबीज एक वायरल डिसीज है। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। ओके, वायरस जो है ना, पहले वो इन डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर घुसेगा, और वो एनिमल अगर हमें काट जाए तो फिर वो रेबीज हमें होगा, क्योंकि वो वायरस हमारे ब्लड के अंदर आ गया। ओके,
This virus enter the brain via neuron. यस सॉरी, ये जो वायरस होता है ना, ये हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करता है। हर वायरस का ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करने का साइट अलग अलग होता है। अभी ये जैसे अभी कोरोना वायरस है, इसने किस पे अटैक किया? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, राइट। अभी ये स्वाइन फ्लू है, ये हमारे थ्रोट और जो हमारा ट्रैक है उस पे इन्फेक्ट करेगा मोस्टली। तो वायरस भी हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद पहले ब्लड में जाता है, लेकिन इन्फेक्ट करेगा किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को, फिर हमारा वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। ओके, तो ये जो रेबीज का वायरस है, ये हमारे ब्रेन में जाता है वाया न्यूरॉन। ओके, हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। ये तुम लोगों को याद रखना होगा। हाइड्रोफोबिया, व्हाट डज दैट मीन? टीचर वो ब्रेन पे अटैक करता है। नो नो, आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर में। करेक्ट, फियर ऑफ वाटर। जिनको रेबीज होता है यस ना, उनको टीचर, पानी से बहुत डर लगता पानी है। से डर लगता है। हाँ, okay. In this case, the victim shows extreme fear for the water. Rabies is a fatal disease. What do you mean by fatal disease? Coronavirus, COVID is a fatal disease. Fatal disease मतलब? टीचर जो स्प्रेड होता है No, आसानी। that is infectious disease. Fatal disease मतलब? Fatal, जिससे बंदा ऑफ होता है, मौत होती है, फेटल। समझा? यस रेबीज होने टीचर। के बाद बंदा मर भी सकता है। Yes. समझा? Yes. However, the fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. देखो, कोई भी ऐसे फेटल डिसीजेस होते हैं और जो वायरस की वजह से होते हैं ना, उसके लिए एक ही सबसे अच्छा उपाय है, दैट इज वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन करवा लो, सो दैट वो वैक्सीन के अंदर अंदर जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो एंटीडोट बन के काम करेंगे, आपकी बॉडी पूरी वो वायरस से फ्री हो जाएगी। समझा? यस सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। इसीलिए देखो, कभी कुत्ता काट लिया या फिर कैट ने भी काटा या एनीथिंग, एनी डोमेस्टिक एनिमल अगर किसी ने काट लिया, तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वैक्सीनेशन करवाता है। इतने 3-3 महीने तक कोई रुकता नहीं है। अगर किसी को ऐसा हो गया ना, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाना और वैक्सीनेशन करवा लेना। वो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन के साथ ये होता है, क्योंकि एक बार रेबीज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, सिम्टम ऑफ यस। रेबीज। रेबीज में ऑफ कोर्स वायरस आ गया तो फीवर आना ही है। 2 to 12 वीक तक फीवर रहता है। देन एक्सक्रागेशन इन बिहेवियर, व्हाट डज इट मीन? बंदा ओवर रिएक्ट करता है हर चीज को। ओवर रिएक्ट मतलब यूजुअली जितना रिएक्ट करना चाहिए उससे ज्यादा रिएक्ट करता है। गुस्सा आ गया तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, अगर शांत हो गया तो बहुत शांत हो जाएगा, रोना आ गया तो बहुत रोएगा, हंसना होगा तो बहुत हंसेगा। जो भी आपके नॉर्मल इमोशंस होते हैं, जैसे मतलब ये जो रिएक्ट करने की जो चीजें हैं बिहेविंग में, वो बहुत ड्रामेटिक हो जाती है। ऑफ कोर्स अगर कोई आप अगर स्कूल में भी या क्लासरूम में भी कोई अगर ऐसा होगा जो बहुत ही चिढ़ता है, बहुत ही झगड़ा करता है, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या ड्रामा कर रहा है। तो वो बिहेविंग वैसा बन जाता है, ज्यादा रिएक्ट करता है वो बंदा, फिर वो चिड़चिड़ ज्यादा करेगा, वो चिल्लाएगा ज्यादा, मतलब ऑल निगेटिव इमोशंस विल बी एक्स्ट्रा, ज्यादा ज्यादा रिएक्ट करेगा वो उनको। अगर रोना लेगा तो बहुत रोएगा, समथिंग लाइक दैट। बिहेविंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। वाई इट इज तो? क्योंकि ये वायरस ना ब्रेन में जा रहा है, और हमारे ब्रेन में भी हमें लगता है कि हमारे इमोशनल सेंटर्स आर देयर इन हार्ट। बेसिकली आर ईच एंड एवरी इमोशनल सेंटर इज देयर इन आवर ब्रेन। ब्रेन पे अटैक होने की वजह से फिर बंदे को समझता नहीं कि बिहेव क्या करना है। इसकी वजह से वो कुछ भी बिहेव कर सकता है किसी भी चीज पे। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। तुम लोगों को हाइड्रोफोबिया भी लिखना है, ये बात भूलना मत। ओके, हाइड्रोफोबिया सबसे पहले हाइड्रोफोबिया लिखो, फीवर लिखो, और फिर लिखो एक्स्ट्रा एग्रेशन इन द बिहेवियर, फीलिंग ऑफ समथिंग मोर ड्रामेटिक देन यूजुअल। ओके, रेबीज का इतना हमने देखा। आई थिंक वी हैव टू
यस, इन्फेक्शियस डिसीजेस में हाँ, एग्जाम में सवाल पूछेंगे, नॉट लाइक शॉर्ट नोट ऑन रेबीज, शॉर्ट नोट ऑन इन्फेक्शियस डिसीज ड्यू टू एनिमल्स, तब तुम लोगों को रेबीज के बारे में लिखना है, क्योंकि तुम लोगों के इस लेसन में ये एक ही डिसीज है जो एनिमल की वजह से स्प्रेड होता है। देखा है ना, डॉग कैट के यस काटने की वजह से ये होता है। तो यस अगर क्वेश्चन टीचर। पूछा कि इन्फेक्शियस डिसीज बिकॉज ऑफ एनिमल्स, तो तुम लोगों को रेबीज के बारे में लिखना है, ये भूलना मत। ओके ओके ओके, यस सो नेक्स्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ये डिसीज किसी से स्प्रेड नहीं होते हैं, तो ये होते किसकी वजह से है? ऑर्गन के डिसेबिलिटी की वजह से। कुछ भी कारण हो सकता है, हम लोग देखते हैं अभी। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, the diseases which did not occur because of the infection and the body contacts, they are called as non infectious disease। सही बात है, जो इन्फेक्शन से स्प्रेड नहीं हो रहा है उसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं। Such a diseases are arise in a human in itself because of some reason। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कुछ ना कुछ होने की वजह से हो जाते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस होते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेरी डेंजरस डिसीज, कैंसर। ओके, when I had joined my first company, I am since I am the pharmacist, okay, so I had worked for the study safety reports, उनका एक डिपार्टमेंट होता है, तो मैंने कैंसर के डिपार्टमेंट में काम किया है, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी था ऑन्कोलॉजी। तो हम लोगों को अलग अलग डिसीजेस के अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग केसेस आते थे, और जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था कि अरे दुनिया के किसी कोने में ये बंदे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना सफर हो रहा है, वगैरह वगैरह। लाइक एड्स इज इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज में एड्स सबसे खतरनाक है, कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में सबसे खतरनाक डिसीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैंसर क्योर नहीं होता, कैंसर क्योर हो सकता है। ओके, हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट टाइम ना स्टूडेंट्स, आई विल शो यू द पिक्स फॉर द कैंसर डिसीज। कैंसर डिसीज के मरीज दिखते कैसे हैं? ओके, अनकंट्रोल एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। बॉडी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे अनकंट्रोल एंड अबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होने को कैंसर बोलते हैं। यही कैंसर की डेफिनेशन है। तुम लोगों को पता है हमारी बॉडी, अभी देखो, हम बच्चे थे तब दूध पीते थे 6 महीने तक, बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी पीने लग गए, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर हम पेस्ट पीने लग गए, फिर हम राइस खाने लग गए, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारी बॉडी भी ग्रो होती गई। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पहले जो सेल्स थे वो कुछ कुछ टाइम के बाद मर गए, कुछ नए सेल आए, कुछ टाइम के बाद मर गए, कुछ नए सेल आए। ऐसा बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में सेल का मरना भी बहुत जरूरी है, सो दैट न्यू सेल बन सके जो हेल्दी हो। ओके, जो सेल तुम लोग ड्रॉ करते हो, एनिमल सेल, प्लांट सेल, वो एज इट इज पूरे लाइफ टाइम नहीं रहता है, नेवर। पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में ऐसा कोई भी सेल नहीं रहता जो जब हम पैदा हुए तब वो सेल था, वो सेल कुछ टाइम के बाद मर गया, नया सेल आया उसी जगह पे, फिर वो मर गया, नया सेल आया। सेल का डेथ होना और एज पर द नेचर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी जगह है जहाँ सेल मर नहीं रहा है और जो सेल्स उग रहे हैं, जो नए सेल आ रहे हैं, वो अनकंट्रोल ग्रो हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि बाबा उसको कैंसर हो गया है। डिपेंड करता है वहां पे जहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वो जो सेल का ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे ट्यूमर। क्या बोलेंगे? ट्यूमर। ह्यूमन। वो ट्यूमर कहाँ पे है बॉडी में, वो स्पेसिफिक ट्यूमर किस टाइप का है, उससे डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है। कैंसर के बहुत टाइप्स है, यू कांट इमेजिन, इतने टाइप्स है कैंसर के। ठीक है, एंड कैंसर इज मेनली बिकॉज ऑफ, नॉट ओनली कैंसर, अभी जितने भी डिसीजेस सबसे रेड रेड कलर में है ना, विच आर द रेड, हाई अलर्ट, रेड कलर इन द सेंस मैं हाई अलर्ट बोलना चाहती थी। व्हाट आर दोज डिसीजेस? हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर, हमारे इंडिया में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर।
ये 4 डिसीजेस है। नाउ दे आर अलार्मिंग डिसीज, बहुत नंबर बढ़ रहे हैं इंडिया में। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? देयर आर 2 मेन रीजन। फर्स्ट, लाइफस्टाइल। सेकंड, स्ट्रेस। कितने लोग आज मेडिटेशन करते हैं रोज सुबह 5 बजे उठकर? वेरी लेस, बहुत कम। योगा तो बहुत पहले से है ना हमारे इसमें। प्राणायाम तो बच्चे, मतलब मैं सच बोलती हूँ, मैं एक मराठी मीडियम में सीखी हुई लड़की हूँ। ओके, हमारे स्कूल में होता था प्राणायाम वगैरह, वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग, तब करते थे। उसके बाद कभी किया ही नहीं। ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं प्राणायाम करती हूँ जस्ट टू रिलीव द स्ट्रेस एटलीस्ट। मेडिटेशन, स्ट्रेस, ये योगा इज वेरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई करता नहीं है। हमें लगता है कि वो बोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे मोबाइल में अलग अलग तरह के ऐप है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, शॉपिंग के लिए गेम है। कभी योगा का भी ऐप डाउनलोड करो और करके देखो। ओके, सो मोस्टली कैंसर इसी की वजह से है, स्ट्रेस। किसी भी ऑर्गन पे स्ट्रेस आ गया तो वहां कैंसर होने के लिए टाइम नहीं लगता। ऑलवेज रिमेम्बर, समझा? ग्रुप ऑफ और लंप ऑफ द कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट Yes, ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, यू नो मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जंप करना। पहले मुझे थ्रोट में ट्यूमर था, फिर मुझे आई में हो गया, फिर मुझे टंग में हो गया, फिर मुझे ब्रेस्ट में हो गया, फिर मुझे स्टमक में हो गया। होता है ऐसा, पता है तुम लोगों को? कैंसर पेशेंट्स को होता है। जो कैंसर फैलता है ना बॉडी के अंदर, दैट इज अ मैलिग्नेंट कैंसर। जो कैंसर एक ही जगह रहता है, दैट इज बिनाइन कैंसर। ओके, बिनाइन कैंसर के बारे में नहीं दिया, तुम लोग मैलिग्नेंट ही लिखना। ग्रुप और लंप ऑफ द कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स, माउथ, tongue, stomach, breast, uterus, skin, and tissues like blood. The worst type of cancer is blood. ब्लड को कैसे तुम लोग क्योर करोगे? ब्लड तो पूरे बॉडी में फैलने ही वाला है ना। Yes. सोचो किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो यू कांट इमेजिन द पेशेंट्स ऑफ ब्लड कैंसर डिडंट सर्वाइव फॉर ज्यादा टाइम के लिए, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है, लेकिन कैंसर का कैसा है पता हो क्या? उसका आप मेडिसिन भी लोगे ना तो वो भी आप ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि कैंसर के पेशेंट कैंसर से कम और ओवरडोज ऑफ मेडिसिन से ज्यादा मरते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। आप ज्यादा औषधि नहीं ले सकते, जितना प्रिस्क्राइब है आपको उतना ही लेना पड़ेगा, समझा? एंड व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम पिक्चर श्योर शेयर करूंगी तुम लोगों को हर तरह के कैंसर के लिए। एक मुझे याद है, कोई एक थी कोई बंदी 24 years की, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। व्हाट शी वॉज डूइंग ना, हर 3-3 महीने वो बंदी बॉडी का पूरा ब्लड निकालती थी। मतलब व्हाट शी विल टेक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो वो लेती थी, बट बॉडी का जितना ब्लड है वो पूरा निकाल देना और फिर नया ब्लड डालना, वापस 3 महीने में थोड़ा निकालना, थोड़ा मतलब ब्लड डालना। शी वॉज डूइंग लाइक दैट, क्योंकि ब्लड कैंसर को कुछ ये नहीं है। अगर बोन मैरो ही खराब है, अगर वो जो के सेल प्रोड्यूस कर रहा है वही कैंसरस सेल है, तो वो क्या करती? तो ऐसे लोग ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फैलने वाला कैंसर और ब्लड कैंसर, ब्लड तो पूरे बॉडी में ही जाता है रे। सोचो किसी को ब्लड का कैंसर ही हो गया तो ब्लड में ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। अगर नंबर बढ़ जाएगा तो वो फ्लो कम होगा और स्टॉप, मतलब ज्यादा गर्दी होगी ब्लड सेल की, पानी कम और सेल ज्यादा, ऐसा होता है। तो ब्लड स्टॉप हो जाएगा, बंदा जल्दी मर जाएगा, राइट? इन अ सिंपलर वे, हमारे बॉडी में स्ट्रेस का ना होना सबसे बेस्ट है। तो हम स्ट्रेस कैसे रिलीव करें? सिंपल, केयर करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ज्यादा से ज्यादा घर का बना खाना खाओ, कम प्रोसेस।
घर पे हम जो सब्जी बनाते हैं उसको क्या 4-4 घंटे नहीं बेक करते ना, कुक नहीं करते उसको ज्यादा टाइम, थोड़ा हल्का फुल्का कुक करके खा लेते हैं। ये जो आज मैं देख रही थी ओलंपिक्स। मैं स्पोर्ट्स मुझे ओलंपिक्स देखना बहुत पसंद है क्योंकि वो 4-4 साल में आता है। अभी 2020 में तो ओलंपिक्स हुआ नहीं, तो 21 में किया, लेकिन उसका नाम ओलंपिक्स 2021 नहीं है, 2020 ही है, टोक्यो ओलंपिक्स। जब बीजिंग ओलंपिक्स था 2016 में चाइना में, तब भी मैंने देखा था। आई ऑलवेज वंडर वो लोग अपना कितना ख्याल रखते हैं खुद के, उनके बॉडी का। किसी किसी स्पोर्ट्समैन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दैट बंदा इज जस्ट 18-19 ईयर्स, लेकिन जब वो एज दिखाते हैं ना, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, 36 ईयर्स ओल्ड। कैसे कितना इतना फिट रखते हैं रे लोग, सच में मुझे खुद पे शर्म आ रही है। ओके, वी विल गो नेक्स्ट नाउ, रीजंस। ओके, अभी जैसे यहाँ पे रीजंस है ना, वैसे वैसे कैंसर का टाइप अलग अलग होगा। ओके, कंजम्पशन ऑफ टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये मेनली रीजंस है ओरल कैंसर के। मैंने बोला ना 4 अलार्मिंग डिसीज है हमारे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। ओरल कैंसर नंबर 2 पे, क्योंकि हमारे इंडियन मर्द बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, बहुत टोबैको खाते हैं, लिखते भी है वो पैकेट पे, हाँ, इस याचाने कर्करोग होनार, इससे कैंसर होता है। आप लोग थिएटर में जाओ, ऑलवेज ओरल कैंसर के हाँ। प्रतिबंधता के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए वो दिखाते भी है, लेकिन करता कोई Yes, नहीं ma'am. है। तो दिस इज एक्चुअली आर अलार्मिंग डिसीज। और वो आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा ओरल कैंसर के लिए कैसे, मतलब पूरा मुंह भी निकाल देते हैं, वो पूरा सड़ जाता है हाँ इतना पार्ट, Yes, ओवर ma'am. ग्रोथ ऑफ द सेल्स, समझा। उसकी वजह से टॉक्सिन भी होता है, और कैंसर की वजह से बहुत कुछ होता है बॉडी में, वो मरने दो। ठीक है, टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म लंग कैंसर, इवन स्मोकिंग भी लंग कैंसर। टोबैको, गुटखा ओरल कैंसर का ओरल कैंसर, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म लंग कैंसर। लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल इन फूड, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर। बाय बिकॉज ऑफ फाइबर कंटेंट। फाइबर कंटेंट का होना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर? एनीवन कैन टेल दिस आंसर? रोटी पराठे खाते हैं इंडियन लोग, क्यों? क्यों? हम लोग मैदा नहीं खाते ज्यादा, हम रोटी या पराठे ज्यादा खाते हैं, और राइस। क्यों? फॉर फाइबर। क्यों फाइबर चाहिए? इजी डाइजेशन, इजी एक्सक्रीशन, सिंपल। इजी डाइजेशन, इजी एक्सक्रीशन। इंडिया में लोग कॉन्स्टिपेशन से नहीं मर रहे, इंडिया में लोग डायरिया की वजह से मर रहे हैं, पानी खराब है। लेकिन हम जो खाना खा पानी खराब है वो भी स्लम एरियाज में। हमारे इंडिया में डायरिया जल्दी होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन उनको ही होगा जिनके खाने में फाइबर कम होगा। ये एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, देखो बच्चों की, बच्चे का कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो आटे का ये है। अरे तुम लोग देखते नहीं हो टीवी, लेकिन बता रही हूँ वाई फाइबर कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये तो अलग बात हो गई, इससे डाइजेशन इजी होता है, इससे एक्सक्रीशन इजी होता है, समझा। इससे न्यूट्रिशन भी सही मिलता है, इसीलिए हम रोज गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब खाते हैं। ओके, बहुत इवन मैं भी बीच बीच में रागी की भाकरी बनाती हूँ, यू नो द रागी, नाचनी। Yes. Yes. हाँ मिस, Yes. नाचने Yes. वाले में। यस मिस, Yes, ma'am. मैं खाती ये हूँ सब रोज। लोग, हम लोग खाते हैं, ये सबको क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें फाइबर कंटेंट चाहिए, समझे। इंडियन लोग फाइबर पे विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने हमेशा रोटी पराठे ये ज्यादा खाते हैं। ओके,
तो अगर ये सब कम हुआ और बाकी की चीजें ज्यादा हुई तो फिर स्टमक को डाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इंटेस्टाइन को डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होता है, इवन तुम लोगों का रेक्टम एनस वहां पे जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, रेक्टम कैंसर, ये सब कुछ होता है स्ट्रेस। ओके या एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा। हमें पिज्जा बर्गर खाने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ उसमें ये है कि उसमें जो मैदा होता है ना वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। पिज्जा खाने में कुछ तकलीफ नहीं है, घर पे भी आप पिज्जा बनाओ, लेकिन तुम लोग हंसोगे, मैं भी घर पे बनाती हूँ पिज्जा, लेकिन जो रोटी होती है ना वो आप सादी घर की रोटी भी बना के उसके ऊपर सब डाल के खा सकते हो। हाँ, उससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि टेस्ट एग्जैक्ट वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए, बट वो मैदा जितना जाता है ना हमारे बॉडी में उतना सही नहीं है। बर्गर में भी खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें टिक्की डालते हैं जो अलग अलग सब्जियों से बना है, वो लीफ डालते हैं, वो सॉस डालते हैं, दैट इज ओके। बट वो जो पाव होता है जो नीचे और सबसे ऊपर होता है जिसपे वो लोग थोड़ा थोड़ा तिल लगाते हैं दिखाने के लिए, ओके, उसमें जो मैदा है ना वो सही नहीं है हमारे लिए। अदरवाइज पिज्जा बर्गर खाने में कोई तकलीफ नहीं है। आप घर पे बर्गर तो हम बना नहीं सकते विदाउट ये, लेकिन पिज्जे की जो रोटी होती है ना वो यूट्यूब पे तुम लोग देख सकते हो, अलग अलग तरह की रोटी बनाकर लोग खा सकते हैं। ओके या दिस आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन, हेरिडिटी कैन बी ऑल्सो रीजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी को कैंसर है तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी कैंसर होगा, दिस इज हेरिडिटी डिसीज। अगर लेडीज को कैंसर है एंड अगर बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर डॉक्टर्स के सही प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही उसको शी शुड गो अहेड, अदरवाइज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कैंसर नहीं होगा, श्योर बच्चों को कैंसर होगा। हॉलीवुड में एक हीरोइन है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है सॉरी, लेकिन उसको वो कैंसर की वजह से गुजर गई बिकॉज उसकी नानी को कैंसर था, नानी से उसके माँ को आया, माँ को उसके आया, एंड शी वॉज द हॉलीवुड वन ऑफ द, बहुत नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं है उसका अभी। आई मीन टू से कैंसर इज अ हेरिडिटी डिसीज। सो स्ट्रेसफुल रहो, अच्छा खाओ पियो, फिटनेस पे ध्यान दो। आजकल बहुत बच्चे लोग जा रहे हैं जिम में और ये बहुत अच्छी बात है, अपने खुद के बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। अरे हमारे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल के आगे ही जिम है अभी ना जाओ रे, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना नॉर्मल एक्सरसाइज भी आप 10-10 मिनट्स के लिए घर पे करोगे ना तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दिस नॉर्मल प्राणायाम, सूर्य नमस्कारम, दिस आर कपाल भारती, ये आलोम विलोम, ये बहुत बोरिंग लगता है लेकिन होता मस्त है। ओके ओके नाउ सो सिम्टम्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी 5-2 हो गया। एंड कैंसर के पिक्स Okay. मुझे आपको शेयर करना है, मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना। ओके Okay, miss. Yes. या ओके चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, Okay, Bye, स्टे miss. फिट एंड ईट हेल्दी। ओके Yes. अभी okay, ओलंपिक्स miss. देखो तुम Yes. लोग। Bye, Okay, miss. miss. Bye. Bye, miss.